नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 डेली सीरीज से है। 24 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस क्या क्या है देखते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, द जल शक्ति अभियान 2 Catch the Rain Awareness Generation campaign was recently launched in New Delhi by National Water Mission. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, ये लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। लॉन्च किससे किया है? नेशनल वाटर मिशन के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है नेशनल वाटर मिशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इट वॉज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड नेहरू युवक केंद्र संगठन। तो बेसिकली नेशनल वाटर मिशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, ये आप जान के रखिए। National Water Mission was launched by PM Narendra Modi under the National Action Plan for Climate Change to tackle the threats of global warming. दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में हम सबको पता है। उसमें जो भी एग्रीमेंट्स हमने किए थे वो सबको फुलफिल करने के लिए हमने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया था। ठीक है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जितनी भी एक्शंस लेना है उसके लिए है। नेशनल वाटर मिशन भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर मिशन भी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है। इट एम्फसाइजेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पानी जो है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है इंडिया में। ऐसा एक रिपोर्ट आया हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। इंडिया हैज 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विच हैज एक्सेस ओनली 4% ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज। Poor management of resources and lack of government attention has contributed as a major factor of water scarcity in India. देखो, पुअर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, इसकी मैनेजमेंट जो हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है, और लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन भी है। इसकी वजह से हमारे इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी बहुत है। कुछ स्टेट्स में जो स्कैर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा भी है, जैसे राजस्थान हो गया। As per the report, 21 Indian cities will run out of their main source of water, that is groundwater, by 2020. एक रिपोर्ट आया था, इंडिया में ऐसा 21 सिटीज है, उनके जो ग्राउंड वाटर सोर्स है वो खत्म ही हो जाए, एकदम ड्राई हो जाएगा, ऐसे बोला गया है। रिपोर्ट गोस ऑन टू से दैट नियरली 40% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव एब्सोल्युटली नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030। इंडिया का जो 40% पॉपुलेशन 2030 तक इनके पास एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल नहीं रहने वाला है अगर इस तरह चला तो। एंड 6% ऑफ इंडिया जीडीपी विल लॉस बाई 2050 ड्यू टू वाटर क्राइसिस। हमारी जीडीपी का 6% लॉस होने वाला है ओनली बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस। अब एक ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसमें इंडिया का रैंक क्या था? पूरा 122 कंट्री से उसमें इंडिया का रैंक देखो 120 से बहुत ही नीचे है। तो हमारे क्वेश्चन में चलता है, इन ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया रैंक्स इन टॉप 50 नेशंस लिखा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंडिया का रैंक सबसे नीचे, पीछे से तीसरा है। ये 2019 का रिपोर्ट है, 2020 का भी आएगा। राइट दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Question number 2. The Union Cabinet recently approved guidelines for direct-to-home broadcasting services. The guidelines will allow 100% foreign direct investment in DTH. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्या कह रहा है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डीटीएच मार्केट इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आफ्टर चाइना। गलत है दोस्तों, इंडिया इज द लार्जेस्ट डीटीएच मार्केट। इंडिया में डायरेक्ट टू होम जो यूज करते हैं, सब्सक्राइबर्स का जो काउंट है वो करीब 70 मिलियन के करीब है। तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डीटीएच मार्केट है, और इंडिया स्पेस पॉलिसी अलाउज डीटीएच ऑपरेटर्स टू यूज ओनली सैटेलाइट्स कमीशन बाय द आईएसआरओ, ये लिखा है। तो दोस्तों, वैसे इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी है वो ये कहता है, जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स है, डीटीएच ऑपरेटर्स जब मैं बोल रहा हूं, एयरटेल, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, इस तरह की जो है, सन नेटवर्क, इस तरह की जो डीटीएच ऑपरेटर्स है, उन लोगों को जो सैटेलाइट से डायरेक्ट वो लोग जो
कनेक्शन लेते हैं वो ISRO का ही सैटेलाइट यूज करना है, वैसे इंडिया का स्पेस पॉलिसी कहता है। पर इंडिया की स्पेस पॉलिसी ये भी कहता है अगर ISRO के पास सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है, ISRO अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो डीटीएच ऑपरेटर्स को चाहिए, तो वो फॉरेन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे हमारा स्टेटमेंट 2 इधर सही हो जाता है, क्योंकि इंडिया स्पेस पॉलिसी अलाउस डीटीएच ऑपरेटर्स टू यूज ओनली सैटेलाइट्स कमीशन बाय ISRO। ठीक है, वैसे इंडिया की स्पेस पॉलिसी कहता है एक्सेप्ट फॉर टाटा स्काई एंड स्टेट ऑन DD फ्री डिश, all DTH operators in India are currently using foreign satellites for uplinking and downlinking signals via KU band transponders। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल रहा है, एक तो हमें पता चल रहा है टाटा स्काई एंड स्टेट ओन्ड जो DD फ्री डिश है वो दोनों ISRO का ही सैटेलाइट यूज कर रहा है। बाकी जितने भी है ना, एयरटेल हो गया, वीडियोकॉन हो गया, ये सब जितने भी है वो सब यूज करता है फॉरेन सैटेलाइट्स। तो मैंने आपको बोला था वैसे स्पेस पॉलिसी हमारा ये कहता है कि ISRO का ही सैटेलाइट यूज करना है, पर ISRO के पास सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं था। अब प्लान चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कैपेसिटी इसको बढ़ाने के लिए, और ये भी एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। ISRO ने ऑलरेडी ये रिकमेंड किया है कि एक ही सैटेलाइट रहेगा, जितने भी DTH प्रोवाइडर्स है ना उन सबको एक ही सैटेलाइट से अपना ट्रांसपोंडर लगा के जितने भी डाउन लिंकिंग या अप लिंकिंग करना है वो करना है। वो मोस्ट प्रोबेबली सून हो जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज करता है, वो भी टाटा स्काई एंड DD फ्री डिश को छोड़ के बाकी जितने भी है ना वो सारे जो है फॉरेन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। तो जो ट्रांसपॉन्डर है वो क्या है, KU बैंड ट्रांसपॉन्डर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। ठीक है, KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स। तो वैसे एक्सप्लेनेशन में एक बार चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। द गाइडलाइंस अलाउ 100% FDI। अब देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ कर रहा है DTH में। ये न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने करंट अफेयर्स वीडियो में कवर कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो देख लीजिए, हर दिन वो वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके UPSC प्रीलिम्स की तैयारी में बिल्कुल काम आएगा, या मेंस की तैयारी, मतलब सारे न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर कर रहे हैं। वो वीडियो को छोड़िए ही मत, हिंदू एडिटोरियल प्लस डेली करंट अफेयर्स वीडियो। बाद में हम जो ये क्यूज करवाता है ये आपकी रिविजन के लिए, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए। अगर नहीं देखा तो उसमें आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 100% अलाउ किया है गवर्नमेंट ने उसके बारे में पता चल जाएगा। Except for Tata Sky and state-owned DD free dish, all DTH operators in India are currently using foreign satellites for uplinking and downlinking signals via KU band transponders। ये मैंने आपको बता दिया कहानी जो है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3। Every year, National Consumer Rights Day is celebrated on December 24 in India. Consider the following statements which are correct। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह कहूं कि दिसंबर 24 जो आज का दिन है ये नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 24 एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज एनैक्टेड ऑन दिस डे इन 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में है वो एनैक्ट किया था 1986 में दिसंबर 24 को, इसलिए दिसंबर 24 जो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू एस्टैब्लिश किया था। बिल्कुल सही है। The right to consumer education is one of the 8 rights recognized under the Consumer Protection Act 1986। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू 8 राइट्स कंज्यूमर के लिए दिया हुआ है। वो क्या क्या है देख लेते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, द 8 राइट्स recognized under the Consumer Protection Act 1986 includes 6 rights of the consumers provided in the UN Charter। देखो दोस्तों जो 8 राइट जो 1986 की कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट में लिखा हुआ है उसमें से 6 जो है UN चार्टर में ही है, 2 हमने ऐड किया है। अब देखो उसमें कौन कौन सा है, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो अडल्ट्रेशन करते हैं वो सब चीज़ की बात कर रहे हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी। राइट टू बी अश्योर्ड
access to an authority of goods at competitive prices, right to be heard and assured that consumers interest will receive due consideration and appropriate forms। तो बेसिकली दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा, ये सब ये कह रहा है कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। कंज्यूमर के पास सारे राइट्स है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शिकायत करने के लिए, और अगर कुछ रिड्रेसल चाहिए या कुछ रिफंड चाहिए वो सब मिलने के लिए, और कंज्यूमर कोर्ट है हमारी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और सबसे लास्ट में क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सब राइट्स के बारे में, या हमारे कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब की एजुकेशन लेना भी हमारी एक राइट है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट मैक्सिमम एजुकेशन देते भी है, एड्स के थ्रू या कुछ वीडियोस के थ्रू देते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस साथ का जो थीम है वो है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो हमारा आंसर में मिल गया 1, 2 एंड 3 तीनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रेडिएशन फॉग समटाइम्स सीन इन न्यूज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए टाइप ऑफ फॉग फॉर्म्ड व्हेन हीट अब्सॉर्ब बाय अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द डे इज रेडिएटेड इनटू द एयर। तो दोस्तों नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा, रेडिएशन फॉग जो है रेडिएशन से रिलेटेड है। जब मैं रेडिएशन बोल रहा हूँ सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है। अब ये रेडिएशन फॉग फॉर्म कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। दोस्तों डे टाइम में होता क्या है, सूरज की किरणें जो है धरती पर आता है, और धरती की जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, वो हीट अप हो जाता है। और रात को जब सनसेट के बाद होता क्या है, जितने भी हीट ट्रैप हुआ था लैंड के सरफेस में, अर्थ का सरफेस में, वो पूरा रेडिएट बैक होता है एटमॉस्फेयर में। ये तो नॉर्मल ज्योग्राफिकल प्रोसेस है जो हर दिन होता है। सुबह अर्थ सरफेस हीट अप हो जाता है, और रात को जितने भी हीट आए सरफेस में है वो पूरा रेडिएट बैक होता है एटमॉस्फेयर में। जब ऐसे रेडिएट बैक होता है ना दोस्तों, तब अर्थ की सरफेस जो है कूल हो जाता है, क्योंकि हीट पूरा निकल जाएगा। अब दोस्तों जब ऐसे रेडिएट बैक होता है रात के इवनिंग के टाइम पे, या रात जब शुरू होता है उस टाइम पे, जब हीट रेडिएट बैक होता है उस टाइम पर अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा वाटर कंटेंट है, मतलब ह्यूमिड है, तो रेडिएशन फॉग बन जाता है। ठीक है, और फॉग कैसे बनता है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो एयर है वो ऐसे कंडेंस हो जाते हैं और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। जो फॉग हमें दिखता है ना वो पूरा वाटर मॉलिक्यूल से बेसिकली। फॉग मतलब यही होता है जो डस्ट पार्टिकल्स है ना दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होगा उससे चिपक जाता है, जो एयर कंडेंस होके छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स बन के डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक जाता है, तब एकदम इकट्ठा में देखने से फॉग टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो रेडिएशन फॉग मतलब ये है, अर्थ की जो रेडिएशन होता है रात के टाइम पे, जो अर्थ हीट एनर्जी को रेडिएट बैक करते हैं एटमॉस्फेयर में, तब एटमॉस्फेयर में अगर वाटर प्रेजेंस है तो रेडिएशन फॉग हो जाता है। और एक बात समझिए दोस्तों, ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉग, रेडिएशन फॉग इज द मोस्ट कॉमन फॉग इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ फॉग्स हैं, उसमें से रेडिएशन फॉग जो है मोस्ट कॉमन है इंडिया में, राइट। तो आपको रेडिएशन फॉग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। और आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 5 and our final question. Consider the following statements with respect to food fortification. Which are correct? वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। देखो दोस्तों स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। It is the practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrient in a food. दोस्तों हमें पता है इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मैल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, शरीर को जो चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों एक प्रोसेस है फूड फोर्टिफिकेशन, इसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन ए फूड। देखो दोस्तों बहुत सारा क्वांटिटी फूड खाने से कोई फायदा नहीं है, कम भी खाओ पर न्यूट्रिएंट रिच खाओ, मिनरल रिच खाओ, तब तंदुरुस्त रहेगा शरीर। ठीक है, तो फूड फोर्टिफिकेशन से ये काम हो सकता है। फूड फोर्टिफिकेशन में ये होता है जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना वो फूड के साथ मिला के दिया जाता है, तो ये है फूड फोर्टिफिकेशन। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बता दूं, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो मिलता है, जो नमक मिलता है, हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह में हम देखते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट करके, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या होता है, उसमें आयोडीन है वो मिला देते हैं। तो जो सॉल्ट हमें मिलता है उसमें डेलिबरेटली आयोडीन मिला देते हैं, तो हमारे शरीर को जो आयोडीन चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो ये भी एक तरह का फूड फोर्टिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से इन ए बिड टू कॉम्बैट
chronic anemia and undernutrition, government is making plans to distribute fortified rice through the integrated child development services and midday meal schemes across the country from next year. देखो अगले साल से हमारे कंट्री में जो क्रोनिक अनीमिया मतलब आयरन डिफिशिएंसी एंड अंडर न्यूट्रिशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान बना रहा है अगले साल से ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है जो बच्चों के लिए, और मिड डे मील स्कीम है जो बच्चों को खाना दिया जाता है लंच, वो सब स्कीम्स में फोर्टिफाइड राइस देने का मतलब न्यूट्रिएंट रिच चावल। अब आप सोच रहे होंगे फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। देखो दोस्तों, इसका प्रोसेस वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिए। फोर्टिफाइंग राइस इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस इनटू पाउडर। अब फोर्टिफाइड राइस बनाता क्या है, बनाते कैसे है, देखो दोस्तों, पहले राइस ले लेते हैं, राइस को ग्राइंड करके पाउडर बना देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग इट विद न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ना शरीर के लिए वो मिला देते हैं उसमें। जो राइस को पाउडर बनाया उसमें न्यूट्रिएंट्स मिला दिया। देन शेपिंग इट इनटू राइस लेक कर्नल्स यूजिंग एन एक्सट्रूशन प्रोसेस। इसके बाद एक प्रोसेस एक मशीन की सहायता से करता है, एक्सट्रूशन प्रोसेस बोलते हैं। बाहर जो आएगा ना, मतलब राइस पाउडर एंड न्यूट्रिएंट पाउडर दोनों मिला के जब बाहर आएगा एक्सट्रूशन प्रोसेस से, तो छोटे छोटे धान मिलेगा हमें, इसको बोलते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो इसको जो धान हमें मिलता है जो चावल के रूप में ही मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, राइस लेक कर्नल्स मिलेगा हमें। तो ये जो राइस है और ये कर्नल में डिफरेंट क्या है, राइस में केवल राइस ही था, कर्नल में क्या होगा, राइस पाउडर भी है, न्यूट्रिएंट पाउडर भी है। ये दोनों मिला के जो नया राइस बन गया, इसको कर्नल बोलते हैं, ये है फोर्टिफाइड राइस। तो ये खाने से क्या होगा, बच्चों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा जो सफिशिएंट चाहिए उन्हें। These fortified kernels are then mixed with normal rice in a 1:100 ratio and distributed for consumption। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि फोर्टिफाइड कर्नल्स जो है डायरेक्टली दिए जाते हैं बच्चों को, ये फोर्टिफाइड राइस जो है मिला देते हैं नॉर्मल राइस में। किस रेशियो में, 1:100। 1:100 का मतलब ये हो गया, अगर कोई बच्चे को 100 ग्राम चावल दे दिया खाने के लिए, तो उसमें से 10 ग्राम जो है ना न्यूट्रिएंट्स रहेगा, तो बच्चे की जो शरीर है तंदुरुस्त रहेगा, मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो जाएगा। Most people need an additional source of iodine as it found in relatively small amounts in the diet। ये मैंने आपको बता दिया, जो सॉल्ट की बात हो रही है इधर आयोडाइजेशन बोलते हैं। जो सॉल्ट में इस तरह की फोर्टिफिकेशन करते हैं, आयोडीन मिला देते हैं, इसको आयोडाइज साल्ट बोलते हैं। बेसिकली प्रोसेस ऑफ फोर्टिफिंग सॉल्ट है। समझ में आया आपको फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आता है, पहला क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ deliberately increasing the content of an essential micronutrient in a food। बिल्कुल सही है। Iodized salt is not an example of food fortification and it is only an effective strategy by salt manufacturers for business। दोस्तों ये गलत है, नॉट एन एग्जाम्पल लिखा है, एक्चुअली फूड फोर्टिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयोडाइज्ड साल्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड राइस फोर्टिफिकेशन अंडर द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान एज ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरवेंशन टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन इंडिया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में जो पोषण अभियान है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइस फोर्टिफिकेशन भी इंक्लूड किया है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से जो हमारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको फोर्टिफाइड राइस मिलने की संभावना है। तो दोस्तों हमारे डेली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, व्यूज़ को बढ़ाइएगा, बाकी बच्चों का भी यूज़ हो जाएगा। आप लोगों का रिविजन एंड एनालिसिस वैसे भी हो रहा है, तो आप लोगों की मार्क्स जो है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, सजेशंस कमेंट्स भी बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।